पहला ये दूसरा टेस्ट है ना, आप लोगों ने दिया है ये टेस्ट। ये फैन चालू कर लो ना, फैन क्यों ऑफ किए, गर्मी नहीं लग रही? तो सोशियोलॉजी का टेस्ट था ये, दूसरा टेस्ट, तीनों लोगों ने दिया था। अच्छा, तो पूरा बन गया था कि कुछ उसमें छूटा था? अच्छा, तो बन नहीं रहे थे कि टाइम की प्रॉब्लम गई? बन नहीं रहे थे और कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा लिख नहीं पाएंगे, तो जो कोशिश की जिनको अच्छा लिख सकते उनको। ठीक है, हाँ, तो सुधार की जरूरत है। सुधार के लिए तो आ रहे हैं आप लोग, और सुधार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का सुधार हो, कोई प्रयास है ना। तो देखो, सोशियोलॉजी का ये टेस्ट है और यूनिट एक ही है, ये पहली यूनिट है ये, और 1.5 घंटे का पेपर रहा होगा ये। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली क्या करूंगा कि लिखने के तरीके पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि अब ये तो खैर अब सब आपके पास बुक्स हैं, है ना, पढ़ते ही हैं किसका क्या आंसर है। इसमें क्या लिखना है, कैसे उसको क्रिएटिव बनाना है, आंसर को क्रिएटिव कैसे बनाया जाए, उसमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले जाएं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए, आपका सिलेक्शन हो पाए, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। आंसर आपको लगभग सब पता है, सभी लोग आप बुक पढ़ ही रहे हैं, मेरी बुक पढ़ ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो हमें बात करनी है कि 2 मार्क्स, 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स को हम कैसे अच्छे तरीके से लिखें जिससे हमें जो है ज्यादा मार्क्स मिल पाए, है ना। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसका परिवार का अर्थ लिखिए, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे जब क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो हमें एकदम टू दी पॉइंट लिखना होता है ना, मतलब उसका जो भावार्थ है वो लिखना होता है, शाब्दिक अर्थ यहाँ नहीं लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा है हालांकि, लेकिन यहाँ पर उसका भावार्थ लिखना होता है 2 मार्क्स में। जब यही क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछा जाए, जैसे उसने पूछ लिया परिवार क्या है, या परिवार का अर्थ बताते हुए इसकी भूमिका, समाजीकरण में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया 10 मार्क्स में, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको परिवार का शाब्दिक अर्थ भी लिखना है और उसका भावार्थ भी लिखना है। परिवार शब्द फैमिली, फैमलस से बना है ना, इस तरीके से जो हम लिखते हैं। एमलर जो विचारक हुए हैं उन्होंने ये इस तरीके से उसका अर्थ बताया है, उसके शब्द को लेकर के एक विचारक हुए हैं, एक समाजशास्त्री हुए एमलर, उन्होंने जो है उसको डिफाइन किया है। तो वो यहां पर आपको नहीं लिखना है, वो कहां लिखना है, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन या 10 मार्क्स में पूछ जाए तब। परिवार का अर्थ है तो सीधा परिवार का जो मूल अर्थ है, भावार्थ है, व्यापक अर्थ है, वो आपको लिखना, जिससे परिवार पूरा क्लियर हो जाए, है ना। परिवार क्या है, स्थायी रूप से यौन संबंधों पर आधारित ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, स्थायी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें माता पिता उनकी संतानें सम्मिलित होती हैं, जो बच्चों के जन्म तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। बस ये पूरा परिवार का अर्थ ऐसे आपको लिखना। शाब्दिक अर्थ यानी जैसे मैंने बताया वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, जैसे इसमें ये दूसरा पॉइंट लिखा है, हालांकि इसमें थोड़ा सा और अच्छा इसमें लिखा जा सकता था, है ना। परिवार ऐसे सदस्यों का समूह जिसके सदस्य विवाह, रक्त संबंधों या विधिवत गोद लिए हुए कारण जुड़े रहते हैं। तो ये अर्थ एक्चुअली सही नहीं है, ये जो अर्थ लिखा है ये सही नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसा लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है, क्योंकि परिवार का अर्थ पूछा है उसमें 2 पॉइंट तो हो नहीं सकते, अर्थ में पॉइंट नहीं होते हैं। पॉइंट कहां पर होते हैं, जब हम उद्देश्य लिख रहे हों, कारण लिख रहे हों, लक्षण लिख रहे हों, विशेषताएं लिख रहे हों, तो वहां पर पॉइंट लिखे जाते हैं। जब अर्थ का क्वेश्चन आता है तो उसमें सीधे आपको 2 से 3 लाइन में उसको कंप्लीट करना होता है, यानी पूरा सेंटेंस उसमें बनाना होता है, एक ही सेंटेंस पूरा लिखना, है ना। परिवार यौन संबंधों पर आधारित, या ऐसा कह सकते हैं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से
यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संस्था है सॉरी, जो जिसमें माता पिता तथा उसकी संतानें सम्मिलित होती हैं, जो बच्चे के जन्म तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करती है, संस्था तो करती है। आ गया समझ में? तो यही आपको लिखना है, ये जो इसमें दिया हुआ ये प्रॉपर नहीं है ना। परिवार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता तथा उनकी संतानें सम्मिलित होती हैं, जो बच्चे के जन्म तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करती है। बस ये है परफेक्ट इसका आंसर। ऐसा आप लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे पूरे उसमें बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अब परिवार के विकास के सिद्धांत है। परिवार के विकास के सिद्धांत, इसमें एक्चुअली परिवार के विकास के सिद्धांत है ये, है ना। तो परिवार के विकास के सिद्धांत में एक शास्त्रीय सिद्धांत रहता है, शास्त्रीय सिद्धांत है। शास्त्रीय सिद्धांत मतलब जिसको हम पितृसत्तात्मक सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें पिता की सत्ता ज्यादा होती है, यानी पिता के पास ज्यादा सत्ता होती है, तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत इसको शास्त्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बाद एकल विवाह सिद्धांत है ना। इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग जब हुई परिवार की, वो एक परिवार या विवाह की, वो एकल विवाही परिवार से हुई, यानी उस समय जो है व्यक्ति केवल एक ही विवाह करता था, उस हिसाब से जो परिवार बनते थे उनको एकल विवाही परिवार बोला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। माता सत्तात्मक सिद्धांत मतलब माता की सत्ता सर्वोपरि मानी जाती है। तो जब विवाह या परिवार स्टार्ट हुए तो उस समय जो है मातृत्वात्मक प्रकार के विवाह परिवार हुआ करते थे। तो ये उत्पत्ति के सिद्धांत इस तरह से आपको बताना है। उद्विकासी सिद्धांत है। उद्विकासी सिद्धांत का मतलब है कि मतलब अलग अलग इसमें स्टेजेस बताई गई हैं कि कैसे जो है परिवार या विवाह का विकास हुआ। पहले क्या था? पहले यौन साम्यवाद था, फिर बहु पति विवाही परिवार आए, फिर बहुपत्नी विवाही परिवार आ गए, फिर एकल परिवार आ गए, एकल विवाही परिवार आ गए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं उद्विकासी सिद्धांत। मतलब परिवार या विवाह का विकास हुआ है, किस क्रम में विकास हुआ है वो इसमें बताया गया है कि पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या आया, फिर क्या आया, इस तरीके से। फिर आता है यौन साम्यवाद, या इसको लिंग साम्यवाद भी बोलते हैं। लिंग साम्यवाद का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में परिवार या विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी, है ना तो विवाह नाम की कोई संस्था थी, ना परिवार नाम की संस्था थी। कोई भी व्यक्ति जो है किसी के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था, है ना। तो इस तरह की जो व्यवस्था उस समय प्रचलित थी उसको कहते थे यौन साम्यवाद, है ना। तो ये जो सिद्धांत अलग अलग विचारकों ने दिए हैं, यहां पर आप जो है इनके विचारक भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज जो ऐड हो सकती है वो विचारक भी हो सकते हैं। जैसे एक विवाही सिद्धांत, इसके वेस्टरमार्क हैं, मातृत्वात्मक सिद्धांत के डिफॉल्ट हैं। तो इस तरीके से इनके नाम भी, एक एक विचारक का नाम भी यहां पर दे देंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेंगे ना। अब आजकल तो क्या है कि देखो कोटेशन भी पूछ रहा है, सोशियोलॉजी में कोटेशन पूछ लेता है, किसी विचारक के नाम की डेफिनेशन पूछ लिया। जैसे पिछले बार हर्शकोविट्ज की संस्कृति की परिभाषा लिखी क्वेश्चन पूछा गया, हर्शकोविट्ज की संस्कृति की परिभाषा पूछी गई है, तो याद तो करना पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो ये है। इसके बाद आगे आता है भारतीय परिवारों के विघटित होने के कारण, इसमें पूछे गए हैं। देखो विघटित, ये जो क्वेश्चन है ये संयुक्त परिवार के विघटन का कारण भी और भारतीय परिवार के विघटन का कारण, दोनों के लिए सेम पॉइंट आते हैं, है ना। एक ही क्वेश्चन है लगभग, भारतीय परिवार के विघटन कारण या भारत में संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है,
पिछले बार संयुक्त परिवार से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अभी जो एग्जाम आने वाली है या और पहले और बाद में जो एग्जाम होगी उसमें संयुक्त परिवार का क्वेश्चन आएगा, देखना आप। और संयुक्त परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। तो भारतीय परिवार के विघटन के कारण या संयुक्त परिवार के विघटन के कारण दोनों के लिए सेम पॉइंट लगभग आते हैं, है ना। हाँ, कुटुंब संयुक्त परिवार एक ही है। एक्चुअली कुटुंब को हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में उसको लिखा है ज्वाइंट फैमिली, है ना। तो मतलब कुटुंब को उन्होंने संयुक्त परिवार माना है ना, और परिवार मतलब फैमिली। तो विघटन के कारण में जो है जो बड़े कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में लिखना है, तो 2 मार्क्स में बड़े पॉइंट लिखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाते हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको ही जो है संयुक्त परिवार किसी भी कारण जो पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि कितने का आपको कारण लिखना है। या कभी ऐसा पूछ लेते हैं कोई 2 कारण बताइए या कोई 3 कारण बताइए, है ना, तो इसमें वो नहीं लिखा है। तो हमें जो है 2 से 3 पॉइंट या छोटे छोटे हो तो 4 भी लिख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कभी कभी जो इसी बेस पर मार्क्स मिलते हैं। अब आपने सोचा कि भाई कारण पूछे कोई भी लिख दो, तो कोई भी कारण लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनके आधार पर ही नंबर मिलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात तथा संचार साधनों का प्रभाव या इनका विस्तार, पश्चिमीकरण, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। तो ये बड़े कारण हैं संयुक्त परिवार के विघटन के, ठीक है। तो उनको जो है देखो, बढ़ता औद्योगिकरण है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, पाश्चात्य संस्कृति मैंने बताया है, शिक्षा का प्रभाव, कार्य पद का अंतर, स्त्री शिक्षा में बढ़ोतरी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको याद कर लेना है जो मेन है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको उनको लिखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो फिर बहुत सारे पॉइंट है ना। 2 मार्क्स में है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे जाते हैं। तो उसमें औद्योगिकरण, देखो एक तरीका और मैं बता रहा हूं, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें ज्यादा पॉइंट लिखना है, तो उसका तरीका यह होता है कि जो संबंधित पॉइंट होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। जैसे औद्योगिकरण तथा नगरीकरण दोनों, है ना, तो एक साथ लिख दिया तो 1 पॉइंट तो हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पॉइंट कम है तो औद्योगिकरण नगरीकरण अलग अलग लिख दो। आपको ज्यादा पॉइंट याद आ रहे हैं तो तथा करके लिख दो, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण हो गया। यातायात तथा संचार साधनों का विस्तार या उनमें वृद्धि, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, है ना, या पश्चिमीकरण भी उसको बोल सकते हैं, है ना, स्त्री शिक्षा का प्रभाव, स्त्री शिक्षा में वृद्धि। तो इस तरीके से हम जो है पॉइंट हम लिख सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे तो सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद आता है नातेदारी की रीतियां, है ना, नातेदारी के प्रकार या रीतियां। तो 6 रीतियां इसमें दी गई हैं। तो इसमें तो खैर देखो ऐसा क्वेश्चन है कि फिक्स है, अब इसमें आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट नहीं लिख सकते। उसमें तो रीतियां जो हैं वही लिखना है आपको। 6 रीतियां हैं तो उनको लिखना है ना। परिहास रीति है, परिहार है ना, मातुले है, पितृस्वश्रेय है, सहकष्टी है, सहप्रसवता है, माध्यमिक संबोधन है ना। तो ये 6 हैं। और ये हालांकि ये जो क्वेश्चन आता है इसका, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, अभी पिछले लगातार ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। पिछले बार हालांकि नहीं आया, पिछले बार सिर्फ उसका नातेदारी की क्या श्रेणी आया था, क्या एक क्वेश्चन आया था ना, तृतीयक नातेदारी। हाँ, तृतीयक नातेदारी का क्वेश्चन आया था, तृतीयक संबंध आया था ना, नातेदारी संबंधी तृतीयक संबंध करके आया था ना, क्वेश्चन आया था पिछले बार। मेरे ख्याल से 7 मार्क्स में आया था या 2 मार्क्स में आया था। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि नातेदारी से क्वेश्चन तो आते ही आता है, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक बार नातेदारी की सभी रीतियां पूछ ली थी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, एक बार परिहास तथा परिहार संबंध में डिफरेंस पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, जब पुराना सिलेबस हुआ करता था। हाँ, पुराने सिलेबस के हिसाब, पुराने सिलेबस में भी थी नातेदारी। अब जो नया सिलेबस है उसमें नातेदारी को 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है नातेदारी, एक जगह लिखा है रिश्तेदारी। इंग्लिश में उसको किनशिप लिखा हुआ है दोनों जगह, फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट दोनों में नातेदारी लिखा हुआ है।
फर्स्ट यूनिट में उसको लिखा है नातेदारी, और लास्ट जो 5 यूनिट है उसमें लिखा है उसने रिश्तेदारी, और इंग्लिश में उसको प्रिंसिप भी कहा जाता है। और 5 यूनिट पहले जो है नातेदारी का पहले से ही सिलेबस में मेंशन था, तो उस समय ही जो है नातेदारी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, तो अब तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जो रीतियां हैं, ये रीतियां आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। मात्र सत्तात्मक नातेदारी, मात्र सत्तात्मक नातेदारी का मतलब होता है ऐसी नातेदारी की व्यवस्था, ऐसे संबंध, नातेदारी मतलब संबंध, जिनमें माता की सत्ता जो है सर्वोपरि होती है, यानी माता जो है सर्वोपरि होती है ना, माता का परिवार में सर्वोच्च स्थान होता है, उसको सारे अधिकार होते हैं, वो सारे निर्णय लेती है ना, तो इसको कहते हैं मात्र सत्तात्मक नातेदारी या मात्र सत्तात्मक संबंध। ठीक है। तो ये है, और जो संपत्ति है वो पुत्र की बजाय पुत्री को मिलती है, यानी लड़की को मिलती है। एक्चुअली मात्र सत्तात्मक जो है, इसमें 2 चीजें और जुड़ी होती हैं, मात्र वंशीय भी होता है, मात्र मार्गी भी होता है, मात्र स्थानीय भी होता है। 3 चीजें, मतलब 4 चीजें हो गई, मात्र सत्तात्मक, मात्र वंशीय, मात्र मार्गी और मात्र स्थानीय, 4 चीजें रिलेटेड है। जो परिवार मात्र सत्तात्मक होता है वो मात्र वंशीय होता है। मात्र वंशीय मतलब माता का वंश चलता है, वंश का निर्धारण मात्र पक्ष से होता है, उसको बोलते हैं मात्र वंशीय, है ना। मात्र मार्गी मतलब जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, वो माता से उसकी पुत्री को मिलते हैं, पुत्र को नहीं मिलते हैं, है ना। मात्र सत्तात्मक होता सत्ता, है ना, सत्ताधिकार जो है पुत्री को मिलते हैं। मात्र स्थानीय का मतलब होता है कि विवाह के बाद जो लड़की है वो अपने घर में रहती है ना, मतलब पराई घर नहीं जाती है, लड़का पराई घर जाता है ना। लड़की जो है अपने घर में रहती है, यानी अपने मायके में रहती है, अपने माता के पास रहती है, क्योंकि माता से उसको अधिकार मिले हुए, माता से उसको संपत्ति मिलने वाली, तो अपनी माता के यहाँ रहती है ना। मतलब जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के घर जमाई बन के रहता है, ये मात्र स्थानीय परिवार, ये मात्र स्थानीय नातेदारी उसको कह सकते हैं। तो 4 चीजें रिलेटेड है, मात्र सत्तात्मक, मात्र वंशीय, मात्र मार्गी, मात्र स्थानीय। ऐसे पितृ को हम कह सकते हैं पितृ सत्तात्मक, पितृ मार्गी, पितृ वंशीय, पितृ स्थानीय, सेम। ठीक है। उसमें पिता सर्वे सर्वा होते हैं, पिता से संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है, और विवाह के बाद जो है जो पुरुष है वो जो है अपने घर में रहता है ना। ठीक, तो यहां क्लियर हो गया। अब ये है समुदाय, समुदाय की विशेषताएं लिखिए। देखिए, समुदाय की 3 बड़ी विशेषताएं हैं जो आपको यहां पर लिखना है, 3 मुख्य विशेषताएं हैं। एक होता है व्यक्तियों का समूह, समुदाय एक व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है वो समूह। और तीसरा, उसमें सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है। ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही, फिर बहुत और भी चीजें हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताना है। जैसे व्यक्तियों के समूह इसमें लिखा है, समान जीवन विशिष्ट नाम लिखा है, सुधर विकास, इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लेना आप, है ना। इसमें जो है आप लोगों को 2 पॉइंट ऐड करना है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। देखिए, व्यक्तियों का समूह हो गया, पहला पॉइंट ये। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा है हम की भावना या सामुदायिक भावना, हम की भावना, है ना। तो इस तरीके से जो है ये 3 खास पॉइंट आपको बताना है, तो ये समुदाय की विशेषताएं हो जाएंगी 2 मार्क्स के हिसाब से। बाकी और लिखने की जरूरत नहीं है, सब विषय।
ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके आगे है संस्कृति। संस्कृति की प्रकृति विशेषताएं भी इसको बोलते हैं। प्रकृति विशेषताएं सेम होता है संस्कृति की। तो इसमें भी 3-4 पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे संस्कृति क्या होता है, संस्कृति जो है सीखी जाती है या सीखा हुआ व्यवहार उसको बोलते हैं, है ना। संस्कृति को हम सीखते हैं। और संस्कृति, हाँ, अमूर्त कह सकते हैं। संस्कृति एक समाज के लिए विशिष्ट होती है। संस्कृति एक समाज के लिए विशिष्ट या मौलिक होती है, यानी हर समाज की एक संस्कृति होती है और वो दूसरे से भिन्न होती है और उसका वो खासतौर से पालन करता है, मुख्य रूप से पालन करता है। संस्कृति समाज की या व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है ना। व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है संस्कृति का सृजन करता है, संस्कृति का निर्माण करता है। और संस्कृति क्या है, धीरे धीरे विकसित होती है, इसका धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसमें पॉइंट हम बता सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है अधिवैयक्तिक और अधिस्वाभावी, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अधिवैयक्तिक अधिस्वाभावी का मतलब होता है, अधिस्वाभावी का मतलब जो स्वाभावी है, मतलब वो उसको बोलते हैं सजीव। तो सजीवों से अधिक है वो। और अधिवैयक्तिक मतलब व्यक्ति द्वारा निर्मित की जाती, व्यक्ति या समूह द्वारा निर्मित होती है, तो व्यक्ति से उसको ऊपर माना जाता है। अधिक का मतलब है यहाँ पर अधिक, अधिक का मतलब किससे है, अधिक, है ना। तो सजीवों के ऊपर है और व्यक्तियों के ऊपर है, व्यक्तियों से ज्यादा उसको महत्व दिया जाता है। तो ये है, मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, सीखा हुआ व्यवहार है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण होता है ना। इसमें सामाजिक ज्ञान का गुण पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें पॉइंट हम बता सकते हैं। इसके बाद आती है सभ्यता। सभ्यता मूर्त होती है ना। सभ्यता कैसी होती है, मूर्त होती है, यानी इसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं ये मूर्त, दर्शनीय और स्पर्शनीय होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। देखो, इसके एक पॉइंट, मॉडर्न पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये मूर्त, दर्शनीय तथा स्पर्शनीय। मतलब मूर्त यानी हम इसको, मूर्त रूप होता है इसका, दर्शनीय यानी देख सकते हैं, स्पर्शनीय मतलब इसको छू सकते हैं। बाकी हस्तांतरण होता है इसका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, व्यक्ति की जरूरतों को इसके द्वारा पूरा किया जाता है और इसका मापना, इसकी माप करना जो है आसान होता है, सरल होता है। तो ये बहुत कॉमन चीजें, वैसे भी आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं सभी के बारे में। हाँ, इसके बाद आता है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता में जो है लोगों के बीच एकता है, प्रेम है, सौहार्द है, इसका भाव पाया जाता है। तो इन्हीं को हम पॉइंट में बता सकते हैं। 3-4 पॉइंट हैं इसमें। यही जो है इसकी विशेषता में, उसके उद्देश्य में हम लिखते हैं कि लोगों के बीच जो है सौहार्द का भाव जागृत करना, लोगों के बीच सामंजस्य बनाए रखना, प्रेम है, एकता का भाव है ना, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। तो यही पॉइंट जो है इसमें आपको बताना, जैसे इसमें लिखे हुए हैं, समतामूलक समाज का निर्माण है, सामाजिक कुरीतियां उनका विरोध करना है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा जो विश्व है एक परिवार की तरह है, इस तरह का भाव जागृत करना, ये जो है वसुधैव सामाजिक समरसता का मुख्य उद्देश्य हम बता सकते हैं। पूरा जो परिवार, पूरा जो समाज है एक परिवार की तरह है, ये है सामाजिक समरसता का मेन ध्येय, मेन उद्देश्य। इसके अलावा सभी लोगों में जो संघर्ष है उसका निराकरण कर, उसको दूर करना, झगड़े विरोध, है ना, समाज में विद्यमान संघर्ष, झगड़े विरोध को दूर करना, लोगों के बीच सामंजस्य का भाव जागृत करना, प्रेम सौहार्द का भाव जागृत करना, ये सारे उद्देश्य लिख सकते हैं, बहुत सारे हो गए, है ना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था
ये गुण तथा कर्म पर आधारित व्यवस्था है ना। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये किस पर आधारित है? गुण तथा कर्म पर आधारित। इसमें थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, जन्म पर आधारित स्त्रीकरण इसमें हाँ होता है, लेकिन ये मेन रूप से गुण तथा कर्म पर आधारित है। गुण, कर्म तथा व्यवसाय, तीन चीज इसमें आती है ना। गुण, कर्म तथा व्यवसाय। एक्चुअली वर्ण व्यवस्था जब स्टार्ट हुई तो उस समय जन्म का कोई महान स्थान नहीं था। धीरे धीरे आगे चल करके कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया, तो वही आगे चल करके जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई ना। वर्ण व्यवस्था को ही आगे जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया जब कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया है, तो वो जाति व्यवस्था बन गई है ना। तो ये जो वर्ण व्यवस्था उस समय प्रचलित थी, तो वो जो है गुण, कर्म तथा व्यवसाय पर आधारित व्यवस्था इसको माना जाता था। इसके आधार पर जो है विभिन्न स्तरों में जो है समाज को डिवाइड किया गया था। तो वही चीजें इसमें आपको बताना है। व्यवस्थाओं का अनुवांशिक रूप होता है। अनुलोम विवाह को मान्यता इसमें दी जाती है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अनुलोम विवाह को मान्यता दी जाती है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है अनुलोम मैरिज। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि जो पुरुष है वो उच्च जाति का हो और महिला निम्न जाति की हो, उस इस तरह का विवाह हो सकता है ना। पुरुष का उच्च जाति का होना, महिला का निम्न जाति का होना, इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। प्रतिलोम इसका उल्टा कर दो तो प्रतिलोम विवाह हो गया। तो अनुलोम विवाह को मान्यता दी गई थी, प्रतिलोम विवाह को मान्यता इसमें नहीं दी गई थी। तो ये इसकी खास विशेषताएं आपको बता देना है। इसके बाद आता है अतिथि यज्ञ। एक्चुअली अतिथि यज्ञ ना होकर के ये मनुष्य यज्ञ है, अतिथि ऋण है एक्चुअली, है ना। अतिथि ऋण है, तो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गई होगी। अतिथि ऋण है और अतिथि ऋण को चुकाने के लिए जो है जो यज्ञ किया था उसको बोलते हैं मनुष्य यज्ञ। वो मनुष्य यज्ञ होता है। तो ये एक्चुअली देखा जाए अतिथि यज्ञ की जगह मनुष्य यज्ञ है। तो मनुष्य यज्ञ का मतलब होता है जो भी हमारे घर आता है या कोई अतिथि है या ब्राह्मण है ना, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभावग्रस्त है ना, तो उसकी मदद करना, है ना, उसकी सहायता करना, ये जो है इसको कहते हैं मनुष्य, यानी मनुष्यों की हेल्प करना। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो व्यक्ति जिस मुकाम पर है, जिस स्थिति में है, उसको वहां तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो अपने दम पर यहां पहुंचे, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट रहता है, उसको कभी पता नहीं चला भाई इसने भी सपोर्ट मुझे किया, लेकिन किया, है ना। तो व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचाने में जिन लोगों का सहयोग मिला है उन सभी को सम्मान देना, उन सभी का सहयोग, उनका सहयोग करना, ब्राह्मणों को अन्नदान देना, अतिथियों का सम्मान करना, स्वागत करना, ये जो है मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य है जो अतिथि ऋण है उसको दूर करना, है ना। तो देखो, इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। अतिथि ऋण अतिथि यज्ञ क्या होता है? अतिथि यज्ञ का यह है कि जो अतिथि हैं, संत हैं, सन्यासी, ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान करना, उनको भोजन कराना, है ना, उनको दान देना, ये जो है अतिथि यज्ञ का मतलब। इसमें हम जो है तो और थोड़ा सा लिख सकते हैं इसका उद्देश्य और गतिविधि, ऐसा करके भी इसको लिख सकते हैं। मनुष्य यज्ञ, इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यज्ञ होता है, उद्देश्य होता है अतिथि ऋण से उऋण होना या अतिथि ऋण को चुकाना, ये इसका उद्देश्य हो गया। फिर कार्यकलाप, इसमें कार्यकलाप क्या होता है? कार्यकलाप में जो भी ब्राह्मण है, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, है ना, उनका सम्मान करना, उनका स्वागत करना, उनको दान देना, है ना। तो ये जो है ये कार्यकलाप है। तो इसको दो हिस्सों में बांट करके हम लिख सकते हैं, है ना, उसका उद्देश्य और क्या करते हैं कार्यकलाप, ऐसे। तो ये सभी के लिए, सभी में जो है इस तरह से फॉर्मेट हम बता सकते हैं। कर्णभेद संस्कार, कर्णभेद संस्कार जो है ये एक 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसमें जो इसका जो, हाँ, इसमें भी आपको 2-3 चीजें बताना है।
एक तो इसमें बताना है कि कब होता है, उसका समय बताना होता है, समय, उसका उद्देश्य और एक्टिविटी, गतिविधि क्या होती है। तो 3 भागों में इसको बांट करके संस्कारों को लिखा जाता है। जैसे मैंने बुकलेट जो है उसमें इस तरीके से बताया है संस्कारों को, बहुत बुकलेट में व्यवस्थित तरीके से लिखा, पहले अलग अलग डिटेल में लिखा है, फिर उसकी एक टेबल बना करके बताया है संस्कारों को, इस तरह से बताया। तो ऐसे ही आपको लिखना है। इसका समय है 3 या 5वें वर्ष में, जन्म के, बच्चे के जन्म के 3 अथवा 5वें वर्ष में जो है इसका संपादन होता है। और इसका उद्देश्य देखो लिखा हुआ है, देखो इसमें 3 चीजें बताई गई हैं और तीनों जो है आपको हेडिंग देकर के बताना है, ठीक है। ये तो हो गया समय। तो पहले आपको लिखना है समय, समय हो गया। फिर इसका उद्देश्य बताना है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य समय हो गया। तीसरे बच्चे के जन्म के 3 व 5वें वर्ष में, 3 या 5वें वर्ष में। उद्देश्य इसका है स्वास्थ्य सुंदरता में वृद्धि करना। क्या होता है इसमें, कान के निचले हिस्से में जो है छेद करके और आभूषण पहनाया जाता है, ये इसकी गतिविधि हो गई, है ना, उद्देश्य। और फिर क्रियाकलाप, इस तरीके से आपको बताना है ना। तो 3 हिस्सों में बांट करके किसी भी संस्कार को हम अगर लिखते हैं तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए यहां पर भी वही है कि पुरुषार्थ को आपको जो है भावार्थ लिखना है। हालांकि ये लिख सकते हैं जिसने कहा पुरुषार्थ, एक ही पुरुषार्थ पुरुष के लिए जो जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, अभीष्ट है, उसको संपादित करना, उसको कहते हैं पुरुषार्थ, है ना। पुरुष द्वारा अपने अभीष्ट यानी अपने उद्देश्य को, उद्देश्य मतलब है मोक्ष, है ना, पुरुष द्वारा अपने अंतिम उद्देश्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो भी गतिविधि की जाती है, जो भी प्रयास किया जाता है, उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ, है ना। तो ये है जो है पुरुषार्थ का अर्थ। फिर आपको पुरुषार्थ कितने हैं उनका नाम लिख देना है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, उनका उल्लेख कर देना है ना। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये जो है 4 प्रकार के पुरुषार्थ, उनका आपको उल्लेख कर देना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये चीज ध्यान रखें कि 2 मार्क्स में आपको पूरे जो लाइन रहती है वो भरना जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन में भी हमारा आंसर आ जाता है, तो हम क्यों फिर 3 लाइन भरें, अनावश्यक हम मेहनत करें, समय बर्बाद करें। जैसे उसने कोई अध्यक्ष पूछ लिया, वैसे पूछ लिया भाई नीति आयोग के अध्यक्ष कौन। अब नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में ये है, वह खत्म हो गएगा। अब उसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आप लिख रहे हैं, नीति आयोग के कार्य लिख रहे हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ वो लिख रहे हैं, तो वो तो व्यर्थ है ना। तो आजकल क्या है, जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, वो सीधे टू द पॉइंट एकदम फैक्ट पूछ लेता है, तो वो फैक्ट आपको लिखना है, आगे बढ़ जाना है। नहीं आप सोचो अरे 3 लाइन दी है, 3 लाइन पूरी भरना जरूरी है, तो वहां जरूरी नहीं। अर्थ पूछा है तो अर्थ में तो 3 लाइन भरी जाएंगी। उसके लक्षण पूछे गए हैं तो उसमें 3 लाइन आपको भरना है, 3 पॉइंट लिखनी पड़ेंगे। गुण पूछे हैं, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे जिसमें आपको 3 लाइन पूरी भरना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नंबर इसमें काट लेगा वो, क्योंकि 3 लाइन नहीं हमने भरी, एक ही लाइन में लिख रहे हैं आंसर, ऐसा नहीं। आपका जो आंसर है, मतलब जो उसने पूछा है वो आपने लिख दिया है, खत्म बात, ठीक है। हाँ ये हो गया। इसके बाद आगे है उपकुवाण है, ये उपकुवाण, ये ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। एक्चुअली एक संस्कार होता है समावर्तन।
समावर्तन संस्कार जो है ये ब्रह्मचर्य की अंतिम अवस्था होती है। और जब बालक जो है शिक्षा उसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसको जो है मतलब उसको आशीर्वाद देने के लिए ये संस्कार किया जाता है ना। गुरु जो जहां पर वो विद्या अध्ययन कर रहा है ना, वहां पर जो है उसको आशीर्वाद देने के लिए उसको मतलब गृहस्थ आश्रम अच्छे से वो जिए, इसके लिए जो है उसको एक संस्कार किया जाता है जिसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन करने के माध्यम से जो है आश्रम में प्रवेश करता है वो ब्रह्मचारी, उसको कहते हैं उपकुवाण, है ना। ब्रह्मचर्य का एक प्रकार है। वे ब्रह्मचारी जो वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात समावर्तन संस्कार के माध्यम से आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब समावर्तन के बाद की अवस्था है ना, उसको बोलते हैं उपकुवाण, यानी ब्रह्मचर्य का आखिरी चरण है ये, ब्रह्मचर्य का आखिरी अवस्था उसको हम कह सकते हैं उपकुवाण को। इसके बाद आते हैं संस्कार के उद्देश्य। देखो 3 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। संस्कार का जो मेन उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का जो जीवन है उसको पवित्र बनाना है, परिष्कृत करना है, परिशुद्ध करना है, मर्यादित करना है, और जिससे जो है वो समाज के लिए उपयोगी हो पाए, है ना। तो वो आपको इसमें बताना है कि संस्कारों का जो उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का जो जीवन है, यानी जो व्यक्ति है उसको पवित्र बनाना, परिष्कृत करना, परिशुद्ध करना, मर्यादित करना, और इसी वजह से जो है वो समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, यानी समाज में वो कुछ काम अच्छा कर सकता है, और इससे जो है उसके व्यक्तित्व में विकास आता है, व्यक्तित्व का में निखार आता है। तो ये 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स में जैसे मैंने बताया है कि आपको जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको तीनों लाइन फिल करना है, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल एक ही लाइन आपको लिखना है। इसमें भी एक चीज और भी आती है, कभी कभी क्या बच्चे करते हैं कि सीधा वो नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन, तो केवल नाम लिख दिया। तो थोड़ा सा सेंटेंस बना करके उसको कंप्लीट करना ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि नाम लिखने का नंबर उसमें भी दे सकता है, वो उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, नंबर काट भी सकता है ना, वो उसकी क्या मेंटेलिटी उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं काटेगा, फिर उसमें गुंजाइश नहीं है ना। कई बच्चे करते हैं, उसने जो पूछा सीधा फैक्ट लिख दिया, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल आंकड़ा लिख दिया मध्य प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, तो वो केवल वो डेटा लिख दिया बस। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके लिखना है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो 2 मार्क्स में ध्यान रखनी होती है। 2 मार्क्स में कभी कभी जो है कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, जैसे एमपी का कोई क्वेश्चन उसने पूछा जिसमें हम मैप बना सकते हैं, तो हल्का सा मैप बना के बता सकते हैं। जैसे तो मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति पूछी है आप, तो ऐसी स्थिति में तो मैप आप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइड में, है ना, जैसे ये कॉपी है, तो साइड में इधर जो है हल्का सा स्पेस बना करके आप छोटा मैप बना सकते हैं ऐसी स्थिति में, है ना। भौगोलिक कोई चीज पूछी गई है तो ठीक है, जैसे उसने पूछ लिया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता बताई, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को थोड़ा सा हम बता सकते हैं मैप बनाकर, है ना। तो ये 2 मार्क्स में किया जा सकता है, जो बच्चे बहुत कम करते, कुछ लोग करते हैं हालांकि, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो यही तो आपको करना है, यही तो आपको और लोगों से आगे ले जाएगा, है ना। बीच बीच में जहां जरूरी है, गैर जरूरी नहीं करना है ना। जहां जरूरत है उस चीज की वहां पर ही आपको करना है, गैर जरूरी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना।